तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स वो आपस में एक दूसरे से मैच हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे उनके बीच में जंग छिड़ जाती है, क्योंकि सब लोग उन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को हासिल करना चाहते थे। इसके लिए वहां मौजूद बहुत सारे लोगों में मारधाड़ शुरू होती है और इतने में वहां पे बड़े से बड़े मास्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि पिछले कई सौ सालों से छुपे हुए थे और किसी को उनके बारे में मालूम भी नहीं था कि वो जिंदा हैं भी या नहीं। मगर जब वो अपीयर होते हैं तो उनकी भी फिर आपस में लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि वो लोग भी आपस में उस स्क्रिप्चर के लिए लड़ते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये इमोर्टैलिटी स्क्रिप्चर है। यहाँ तक कि यहाँ पर यिन टिआनडी, जो कि सबसे बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ था, वो खुद भी अपीयर हो जाता है। और जब वो चारों के चारों मास्टर्स एक साथ मिलकर यिन टिआनडी पर ही हमला करने लगते हैं, तो यिन टिआनडी यहाँ पर एक डिवाइन ऑक्स को भी समन कर लेता है। डिवाइन ऑक्स उसकी मदद तो करता है, मगर यिन टिआनडी का एक क्लोन वो लियो के हाथ लग जाता है, क्योंकि उसके पास भी एक डिवाइन स्क्रिप्चर मौजूद थी। तो लियो उसे वहीं पकड़कर अपने यिन यांग डायग्राम के साथ खत्म कर देता है और उस स्क्रिप्चर को लेकर फौरन से एटव्यू पैलेस में जाता है, जहां से वो 9 पिलर तक पहुंचने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को ढूंढता है। और वो प्लेटफॉर्म जब उसे मिल जाता है तो वो सीधा उसके साथ डीप स्पेस में चला जाता है और डीप स्पेस में उसे वो 5 पिलर अल्टर मिल जाता है, जिसके जरिए वो फौरन से अब डोंगहुआंग वर्ल्ड की तरफ ट्रेवल शुरू करता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डोंगहुआंग वर्ल्ड में पहले से ही सब लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि हर एक क्लान छुप कर बैठा हुआ होता है। खासतौर पर जी क्लान के लोग, जी हाओ यू जो कि जख्मी हालत में होता है, वो एक जगह खड़ा हुआ था और वहां पर उसका एक एल्डर आकर उसे बताता है कि यंग मास्टर, इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग इन सारी मुसीबतों से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि हम लोग जितनी बड़ी मुसीबतों को दावत देंगे हमारे क्लान के ऊपर उतनी ही बड़ी मुसीबतें आएंगी और हमारा पूरा क्लान एक दिन खत्म कर दिया जाएगा। सारी की सारी एंशिएंट फैमिलीज वो इस वक्त छुपी हुई हैं और सारी की सारी इस सारे मसले से दूर रहना चाहती हैं। हमारे लिए भी बेहतर यही है कि हम लोग अपने क्लान को किसी तरह बचाएं। आप जानते हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो जी हाओ यू कहता है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं जानता हूं मेरी लिमिट्स क्या है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से मेरा क्लान खतरे में पड़ जाए। इतने में उन लोगों को अंदर से किसी के खांसने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उस गुफा के अंदर असल में शेंगजी को छुपाया हुआ था, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में होता है। उसकी हालत तो मरने जैसी हो गई थी और उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर जी जीयू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके जख्म इतने गहरे थे और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि जीयू भी उसे हील नहीं कर पा रही थी। ये देखने के बाद जी हाओ यू उसके बराबर में आकर बैठ जाता है और शेंगजी उससे कहता है कि ब्रदर हाओ यू, मेरी वजह से तुम लोग भी मुसीबत में पड़ गए हो। जिस पर हाओ यू कहता है कि दोस्तों के बीच में सच चलता रहता है, इसलिए आइंदा ऐसी बात मत करना। इतने में शेंगजी को फिर से तकलीफ होती है और जीयू दोबारा से अपनी एनर्जी के जरिए उसे हील करना शुरू कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी एनर्जी उसे जितना जल्दी हील कर रही होती है, उसके जख्म भी उतना ही तेजी से बढ़ते जा रहे होते हैं। यानी कि वो बेचारा मौत के मुंह में जा चुका होता है और बस उसे किसी तरह जिंदा रखा हुआ था। वो उन लोगों से कहता है, तुम लोग बिला वजह मेरे ऊपर इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हो, बेहतर यही है कि मुझे मेरे हाल में छोड़ दो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। तो हाओ यू कहता है, तुम बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा से फॉलन ईगल क्लिफ में जाऊंगा, वहां से डोंगफेंग को तलाश करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। मगर शेंगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हाउ यू ब्रदर, मेरी वजह से इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिला वजह अपने आप को मुसीबत में डाल दोगे। मैंने जियांग हुआरेन और जितने भी 13 बैंडिट्स थे उन सबको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, वो सारे के सारे मार दिए गए हैं, यहाँ तक कि वो ब्लैक डॉग वो भी बेचारा मारा गया। तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है, इसलिए अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग जो कुछ भी करोगे उससे तुम्हारे क्लान पर फर्क पड़ेगा। मगर हाओ यू कहता है, तुमने उन लोगों को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखा है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शक है कि वो लोग मर चुके हैं। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग कहीं ना कहीं जिंदा मौजूद हों और तुम्हारी हेल्प के लिए बैठे हुए हों। मुझे पूरी उम्मीद है वो लोग किसी तरह सर्वाइव कर जाएंगे और एक दिन वापस तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। मगर शेंगजी को अब भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, जबकि जियू उससे कहती है कि ब्रदर, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिकवर करने पर ही फोकस करना चाहिए। बस तुम्हें ये बिलीव करना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छे दिन ज्यादा दूर नहीं है। एक दिन लियो जरूर वापस लौट कर आएगा।
और हम सारे के सारे दोस्त एक मर्तबा फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और इन दुश्मनों की बैंड बजाएंगे। ये बात सुनकर वो बंदा तो चुप हो जाता है, मगर जियू वो अभी भी इस उम्मीद में होती है कि लियो किसी भी वक्त यहाँ पर आएगा। ये कहने के बाद वो फौरन से उस गुफा से बाहर निकल कर आती है और देखती है कि आज मून बिल्कुल ब्राइट है और ऊपर देखते ही देखते उसे अचानक से कोई चमकती हुई चीज नजर आती है जो कि वहां से गुजर जाती है और उसे लगा कि शायद वो लियो होगा, मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां डीप स्पेस में लियो उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहा होता है और जिस प्लेटफॉर्म पर वो आ रहा होता है वो काफी तेजी से उस वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही लियो आंखें खोलकर देखता है तो वो कहता है कि मुझे इस दुनिया से दूर रहे 10 साल हो चुके हैं और 10 साल से भी ज्यादा टाइम से मैं यहाँ पर एक मर्तबा भी नहीं आया। पता नहीं यहाँ पर क्या हाशर हो गया होगा। मैं अपने दोस्तों से एक मर्तबा जाकर मिलना चाहता हूँ, वो लोग उम्मीद है कि ठीक होंगे, खास तौर पर मेरे सबसे अच्छे दोस्त मिंगशा, ब्लैक एम्परर, नान नान और शेंगजी। मगर पीछे बैठे हुए उसके वो जूनियर्स कहते हैं कि ब्रदर लियो, क्या यही डोंगहुआंग वर्ल्ड है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? ये तो सच में बहुत ही बड़ा है, हमारे जीवी स्टार के मुकाबले में इसका साइज तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं किसी इतने बड़े स्टार प्लेनेट पर जाऊंगा। मगर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो लोग डोंगहुआंग वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग फिर उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर फर्नेस के जरिए फौरन से जमीन की तरफ आते हैं और जोर से आकर वो फर्नेस हिट करते हुए रगड़ खाते हुए दूर चला जाता है। मगर जैसे ही वो एक जगह रुकता है तो लियो अपने दोस्तों के साथ उस फर्नेस के अंदर से बाहर निकल आता है। इस तरह उन लोगों ने बिल्कुल सेफ और सिक्योर लैंडिंग कर ली थी, जिसके बाद यहाँ पर लीटियान वो थोड़ा सा शो ऑफ करता है और कहता है कि डोंगहुआंग वर्ल्ड वालों, मेरा स्वागत करो, लीटियान जीवी स्टार प्लेनेट का बादशाह आ गया है। मगर कुछ देर में उसकी हवा निकल जाती है क्योंकि इस तरह नीचे लैंडिंग करने की वजह से उसे चक्कर आना शुरू हो गए थे और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। जिसके बाद लियो से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम याओची पैलेस जाना चाहते हो। मगर यानो से समझाता है कि ब्रदर, तुम्हें जरा संभल कर रहना चाहिए, ये जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि एंशिएंट एम्परर डिसेंडेंट वो एक मर्तबा यहाँ इस वर्ल्ड में डिसेंड हुआ था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस डोंगहुआंग वर्ल्ड के अंदर न जाने कितने ही सीक्रेट्स छुपे हुए होंगे। इसलिए अब 1 मिनट के लिए भी अपना ध्यान मत भटकाना, वरना तुम यहाँ मारे जा सकते हो। जबकि यहाँ पर लीटियान उल्टियां करना शुरू कर देता है और कहता है कि याओची नाम सुनते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी है। और यान कहता है, ब्रदर, हमें अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? तो लियो कहता है कि मुझे यहाँ पर 10 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए और उनसे जाकर मिलकर उनका हाल हवाल लेना चाहिए। उसके बाद ही जाकर मैं बाकी के अधूरे काम निपटाऊंगा। ये जगह अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से वहां से याओची लैंड की तरफ चले जाते हैं ताकि वो यहाँ पर सबसे पहले अपने कुछ दोस्तों को तलाश कर सकें। मगर जैसे ही वो लोग उस जगह पहुंचते हैं तो यहाँ पर यान और लीटियान दोनों ही उस जगह को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये जगह तो उनकी फेवरेट जगह बनने वाली थी। यहाँ तो लड़कियों की भरमार है। लीटियान कहता है कि ब्रदर, तुम हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? ये जगह तो सच में जन्नत की तरह है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए ही बनी है। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लड़कियों की चाल पर थी। उन लड़कियों की तिरछी चाल पर ही उसका दिल मटकने लगा था और वो उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है, जिस पर यान उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, तुम नाक कटवाओगे हमारी यहाँ पर। मगर लियो फौरन से उस गेट के ऊपर जा पहुंचता है और फौरन से यहाँ पर अपनी युआन टियानशी आई के जरिए सब कुछ स्कैन करना शुरू कर देता है। वो असल में हर एक शख्स की बात सुनते हुए, हर एक शख्स को देखते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जल्द ये मालूम कर सके कि इस दुनिया में इतने लंबे टाइम से क्या चल रहा था। मगर उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग यहाँ वांग फैमिली और एंशिएंट प्रिमोडियल क्लान के बारे में बातें कर रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि नॉर्दर्न क्लान के वांग फैमिली के मेंबर्स वो नॉर्दर्न साइड्स की तरफ जा रहे हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब बात है क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। सुनने में यह आया है कि नॉर्दर्न वांग फैमिली का जो डिवाइन सन था वो मार दिया गया है, जिसकी वजह से वांग फैमिली अब पूरी तरह से बौखला गई है। उन लोगों ने नॉर्दर्न साइड की बहुत सारी जगहों को सील कर दिया है। और फिर लियो वहां पर कुछ और लोगों की बातें सुनता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या वो डिवाइन सन उस लड़के लियो के हाथों नहीं मारा गया था? और ऊपर से नॉर्दर्न एम्परर वो भी उस लड़ाई में बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड भी हुआ था।
उसके बाद मुझे लगता है कि लियो इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका होगा कि वांग फैमिली वो अब उसे बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो वांग फैमिली के डिवाइन सन को मार सकता है उसके लिए बाकी लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मगर वो दूसरा शख्स कहता है जरा आहिस्ता बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात सुन ले और तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए। क्योंकि जो भी शख्स अब उन लोगों को नॉर्दर्न एम्परर कहता है उस शख्स को वही मरवा दिया जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उस होली बॉडी का ही इंतजार किया जा रहा है। वो जब भी अपीयर होगी सिर्फ वही एक ऐसी बॉडी होगी जो कि वांग फैमिली को और प्रिमोडियल क्लान को टक्कर दे पाएगी। उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद लियो यहाँ पर जान और लिटियन से कहता है कि चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस रेस्टोरेंट के अंदर चले आते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और लियो को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि यहाँ से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। वो लोग उसी टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर पहले वाले लोग वांग फैमिली के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वांग फैमिली और प्रिमोडियल क्लान दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई कोलैबोरेशन कर लिया है, जिसके बाद से ही वो लोग साउदर्न रिज एरिया में पता नहीं क्या चीज तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूरे के पूरे एरिया को ही सील कर दिया है। यहाँ पर यान कहता है कि ब्रदर लियो, तुमने कुछ देर पहले जिस वान टैंक का जिक्र किया था, क्या वो वान टैंक वांग फैमिली का सबसे पावरफुल वॉरियर था? ये कहने की देर थी कि पीछे बैठे हुए उन लोगों में से एक बंदा कहता है कि सच में जब भी कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत के साथ कोई हीरो जन्म लेता है। लास्ट टाइम जब वांग फैमिली ने आम लोगों को तंग किया था और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था तो उस टाइम सीक्रेट होली बॉडी यानी कि लियो अपीयर हुआ था और उसने वांग फैमिली की तो छुट्टी कर दी थी। मगर उसके बाद से वो होली बॉडी कहीं डिसअपियर हो गई है और उसके बाद से आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला है कि वो कहां गई। मगर उसके जाने के बाद से यहाँ पर प्रिमोडियल क्लान की पूरी रेस अपीयर हो गई है और कहा जा रहा है कि प्रिमोडियल क्लान के वॉरियर्स वो इतने ताकतवर हैं कि पूरे के पूरे डोंगवांग वर्ल्ड में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पर अगर एंशिएंट होली बॉडी वो अब भी जिंदा होती तो शायद उसने ह्यूमंस को इस मुसीबत से निकाल दिया होता और शायद उसने अब तक उन प्रिमोडियल क्लान के लोगों को भी हरा दिया होता। और वहां पे बैठा हुआ एक शख्स वो कह रहा होता है कि सुना है कि याओ गुआन फैमिली के होली सन ने रिसेंटली कोई ब्रेक थ्रू किया है और कल्टीवेशन लेवल में बहुत ही ऊपर तक आ गया है, यानी कि वो इकलौता एक ऐसा वॉरियर हो सकता है जो कि शायद प्रिमोडियल क्लान के वॉरियर्स को टक्कर दे सके। और जहां तक बात हुआ युनफी की है, उसने रुथलेस एम्परर के स्किल्स को काफी हद तक सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। खास तौर पर उसने हेवन डिवोरिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है और वो अब इतना ताकतवर बन चुका है कि शायद वो अब इकलौता ऐसा वॉरियर होगा जो कि शायद प्रिमोडियल क्लान के साथ साथ एंशिएंट होली बॉडी को भी टक्कर दे पाएगा। यानी कि लियो 10 साल के बाद अकेला ताकतवर नहीं बना है, बल्कि उसके जितने भी अपोनेंट्स थे वो सारे के सारे ब्रेक थ्रू करके अपने लेवल्स को बढ़ा चुके हैं और वो भी आज लियो के बराबर के लेवल पर पहुंच गए हैं। अचानक एक लेडी एक बंदे के साथ जा रही होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि सुना है कि लियो के पुराने दोस्तों को वांग क्लान के लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है और वो लोग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। लगता है उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब सब लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। वांग क्लान किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये बात जब लियो सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और फौरन से उस बंदे के पीछे अंदर चले जाने की कोशिश करता है वो बंदा, और वो लेडी अंदर जाके बातें कर रहे होते हैं। लियो को सुनाई दे रहा होता है कि वो बंदा मिंगशा जी हाउ यू, यहाँ तक कि वो जी5 के बारे में भी बताता है कि वो भी बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। ऐसा लग रहा है कि शायद उनमें से तो कुछ लोग अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से उन लोगों को किसी ने भी नहीं देखा है। और जहां तक बात उस मंकी किंग की है तो सुना है कि वो डीमन क्लान के किंग के साथ प्रिमोडियल क्लान के साथ फाइट करने के लिए गया हुआ था, मगर उसके बाद से वो भी कहीं नजर नहीं आया है। इतनी लंबी खामोशी का मतलब ये है कि या तो वो लोग मारे जा चुके हैं या तो फिर वो लोग कहीं छुप गए हैं। इतना कहने की देर थी कि लियो उस दरवाजे को लात मारकर खोलता है और फिर अंदर बैठा हुआ वो शख्स ये देखकर काफी डर जाता है कि ये पता नहीं कौन है और इतना गुस्से में क्यों है। वो लियो को इतनी गुस्से में देखता है तो वो कहता है कि ब्रदर तुम्हारा खून काफी जोश मार रहा है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने माइंड को थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए। ये कहने के बाद वो उसे थोड़ी सी वाइन देता है और कहता है कि प्लीज थोड़ा सा इजी हो जाओ, इसे पीने से तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो लियो उससे वो कप लेता है और कहता है कि अपनी बात कंटिन्यू करो।
तो वो बंदा बताता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन ये है कि वो सारे के सारे साउदर्न रिच के अंदर मौजूद हैं, यानी कि वांग क्लान ने जिसे पहले से ही सील कर रखा है, वो लोग वहां से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा लग रहा है कि जैसे वांग क्लान ने प्रिमोडियल क्लान के साथ हाथ मिला लिया है और वो लोग लियो के सारे दोस्तों को चुन चुन कर मारेंगे। और सुनने में ये भी आया है कि वो लोग अब डोंग फेंग को मारने के लिए जा रहे हैं, जो कि बारबेरियन क्लान से बिलोंग करता है। जहां तक बात उन बैंडिट्स की है, तो सुनने में ये आया है कि प्रिमोडियल क्लान और वांग क्लान ने एक साथ मिलकर उन 13 बैंडिट्स को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके बाद उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें उन बैंडिट्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां इतना ज्यादा खून खराबा हुआ था कि हर जगह ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा था, यहां तक कि दीवारें तक खून से भरी हुई थी। ये सुनते ही लियो को इतना गुस्सा आता है कि वो उस कप को वहीं तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसका एनर्जी ओरा इतना ज्यादा होता है कि पूरे रेस्टोरेंट में वो ओरा फैल जाता है और बहुत सारे लोग तो उस ओरा की वजह से काफी डर गए थे। ये देखते ही यान फौरन से लीटियान से कहता है कि उसे ठंडा करो। ये सुनते ही लीटियान वो फौरन से हंसते हुए कहता है कि माफ करना, मेरा ये दोस्त वाइन पीने के मामले में बिल्कुल कच्चा है, इसे कप को होल्ड करना नहीं आता और ऊपर से ये वाइन से भी नफरत करता है। थोड़ी सी वाइन पीते ही इसे चढ़ जाती है। जिसके बाद लियो उस बंदे से कहता है कि मुझे आगे बताओ। तो वो बंदा उसे बताता है कि अब अगली बारी बारबेरियंस की है, बारबेरियंस पर नेक्स्ट हमला होने वाला है, क्योंकि नॉर्दर्न वांग क्लान ने अपनी बड़ी बड़ी शिप्स वो सीधा बारबेरियन क्लान्स की तरफ भेज रखी हैं, ताकि वो लोग पूरे के पूरे बारबेरियन क्लान को वाइप आउट कर दे। और उनकी टाइमिंग का अंदाजा लगाया जाए तो मुझे लगता है कि उन लोगों को कम से कम भी 2 दिन लगेंगे और 2 दिन के बाद वो लोग बारबेरियन क्लान्स के बिल्कुल आमने सामने होंगे। और वहां पे खड़ी हुई वो लेडी भी कहती है कि हाँ ये सही कह रहा है, वो लोग 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लियो गुस्से में कहता है कि अगर मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ तो मैं अपने दुश्मनों का जीना हराम कर दूंगा, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो लोग पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाकर छुप जाए, मैं उन्हें चुन चुन कर मारूंगा। लियो फौरन से उन लोगों से कहता है चलो हमें उन लोगों को फौरन खत्म करना होगा। जिस पर लीटियन कहता है कि हम अभी तो आए हैं, क्या अभी से ही आते ही हमें इन लोगों को मारना शुरू कर देना है? तो लियो कहता है कि मैं जहां भी जाता हूं वो जगह अपने आप ही मैदान जंग बन जाती है। ये सुनते ही वो तीनों के तीनों फौरन से फिर वहां से निकल पड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लियो को अपने दोस्तों की इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहा होता है। ये देखते ही यान और लीटियान दोनों ही अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांग क्लान की वो शिप्स उन बारबेरियंस तक पहुंच चुकी होती हैं और ऊपर से ही उन बारबेरियंस पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा विलेज ही ऐसा ऐसा डिस्ट्रॉय होता जा रहा होता है। और शिप से अटैक करने के बाद वहां पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सारे के सारे फिर एक एक करके नीचे आना शुरू होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बारबेरियन क्लान वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उन लोगों का जमकर मुकाबला करता है। बारबेरियन क्लान्स के पास बहुत सारे पावरफुल वेपन्स होते हैं और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी होती है कि वांग क्लान के लोगों को वो लोग आराम से चुन चुन कर मार रहे होते हैं। बारबेरियन क्लान का लीडर होता है, वो वांग क्लान के उस लीडर से कहता है कि हम लोगों ने तुम्हारे मामले में कभी भी टांग नहीं अड़ाई है, तो फिर तुम लोग हमारे ऊपर हमला करने क्यों आए हो? ये सुनने के बाद हमें उस शिप के ऊपर मौजूद एक और मास्टर को दिखाया जाता है। उसके बराबर में जो जूनियर मास्टर होता है वो उस ट्राइब के मेंबर से कहता है कि तुम्हारे क्लान के डोंग फेंग यी ने हमारे वांग क्लान के अगेंस्ट जाकर उस होली बॉडी लियो शाओ का साथ दिया है, जिसका मतलब साफ है कि तुम लोगों ने हमारे वांग क्लान को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और तुम्हारे डोंग फेंग ने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हारे पूरे क्लान को दी जाएगी और तुम्हारी सजा यही है कि तुम लोगों को अब इस गुनाह की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बारबेरियन क्लान के जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं और वो कल्टीवेटर्स उनमें से किसी पर भी रहम नहीं खाते, चाहे कोई बच्चा हो या फिर बड़ा हो। अपने सामने आने वाले वो सारे के सारे लोगों को मारते जा रहे थे। डोंग फेंग के जूनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन के साथ आते ही लोगों को मारते हुए उन्हें अपने क्लान से दूर हटाता है और जो भी शख्स उसके वेपन के सामने आता है वो मारा जाता है, जबकि वो बंदा अपने वेपन को वापस बुलाता है और फिर कहता है कि मैं हूँ डोंग फेंग यी का यंगर ब्रदर, मैं बहुत लंबे टाइम से तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुम लोग इतनी ज्यादा नफरत करते हो कि तुम लोग मेरे भाई की वजह से सब लोगों को मारना चाहते हो। तुम लोगों ने नॉर्मल इंसानों तक को भी नहीं छोड़ा है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक थे, उन्हें ना कल्टीवेशन आती थी, ना ही वो लोग लड़ना जानते थे, वो बेचारे मासूम थे, उन्हें मारना नहीं चाहिए था।
मगर हम लोग तुम्हें बता दें कि बारबेरियन क्लान वो क्लान नहीं है कि जिसे इतनी आसानी से मिटाया जा सके। यहाँ पर हर जगह जंग ही जंग चल रही होती है और हर जगह एक एक वॉरियर उन लोगों को चुन चुन कर मार रहा होता है और बारबेरियंस भी जमकर मुकाबला कर रहे थे। बारबेरियन क्लान का वो वॉरियर देखता है कि उसका बेटा वो उन शिप्स की तरफ ऊपर जा रहा है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़ते लड़ते फौरन से अपना वेपन ऊपर की तरफ थ्रो करता है और फिर उस शिप के ऊपर मौजूद वो मास्टर कहता है कि बच्चे तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर बड़ी बड़ी स्वॉर्ड फॉर्मेशंस क्रिएट कर लेता है और वो स्वॉर्ड्स इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि वो वॉरियर उन स्वॉर्ड्स को रोक तक नहीं पाता और बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ तक कि उसका फादर जो कि उसे बचाने के लिए आगे आता है उस पर एक जूनियर मास्टर अटैक करते हुए अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे उसका फादर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो यंग मास्टर बारबेरियन क्लान के वॉरियर्स को काफी ज्यादा जख्मी करता है। मगर वो बारबेरियन वॉरियर भी इतने ज्यादा वीक नहीं होते, वो उस वॉरियर को फौरन से उठाकर दूर फेंक देते हैं। मगर दूसरी तरफ डोंगफेंग का यंग ब्रदर वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वापस से अपने फादर के पास आ जाता है और उसकी हालत देखता है कि वो काफी बुरी तरह इंजर्ड हुआ है तो शायद वो लोग अब इस बैटल को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मगर उसका फादर कहता है कि मैं इन लोगों को कुछ देर तक होल्ड करता हूँ, तुम मौका देखते ही यहाँ से निकल जाना। जबकि वांग क्लान का वो मास्टर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम लोग अपनी बारबेरियन क्लान की एंशिएंट स्क्रिप्चर्स मुझे दे देते हो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। मगर बारबेरियन लीडर कहता है कि हमारा छोटा सा ही तो क्लान है और हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ फाइट नहीं की, ना ही कभी भी तुम लोगों के काम में टांग अड़ाई है। मगर उसके बावजूद भी तुम लोगों ने एक छोटी सी बात को लेकर हमारे क्लान के ऊपर इतनी बड़ी तबाही मचाई है और हमारे न जाने कितने ही लोगों को मार दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इस दुनिया में हर तरफ तबाही ही आने वाली है और हम लोग ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर में हम लोगों ने मरना ही है। और मैं बारबेरियन क्लान लीडर होने के नाते आज ये अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे बारबेरियन क्लान में कोई भी बुज़दिल इंसान नहीं है, इसीलिए हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हम लोग किसी के आगे सरेंडर करेंगे। इससे बेहतर यही है कि हम लोग लड़ते लड़ते मारे जाएं। अगर हम लोगों को कुछ नुकसान होगा तो हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, अगर हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। उनकी ये बातें सुनने के बाद उस शिप में मौजूद वो वांग क्लान का मास्टर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा बारबेरियन क्लान वो बैक वाटर से आया है, इसीलिए मैं आज तुम लोगों को मारकर तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगा। इतना कहने के साथ वो लोग अपनी उन बड़ी बड़ी शिप्स के जरिए बहुत ही ज्यादा बड़ी और खतरनाक एनर्जी बॉल्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही बारबेरियन वॉरियर्स वो फौरन से उन अटैक्स को रोकने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उनके करीब पहुंचते हैं तो अपने वेपन्स के जरिए उन एनर्जी बॉल्स पर अटैक करते हैं। मगर उनकी बॉडीज वो उस एनर्जी बॉल के अंदर चली जाती हैं और पूरी तरह से इरेज हो जाती हैं। ये देखते ही बाकी वॉरियर्स भी पीछे हटने के बजाय उन एनर्जी बॉल से आकर टकराते हैं और एक एक करके अपनी बॉडीज को इरेज कर देते हैं। इस तरह नीचे मौजूद एक बच्चा वो अपने बड़े बड़े लोगों को मरते हुए देख रहा होता है, जिस पर उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस भी हो रहा था मगर साथ में गुस्सा भी आ रहा था। मगर वो देख रहा था कि उसके जितने भी लोग हैं वो उस एनर्जी अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसके अपने हाथ में एक छोटा सा वेपन होता है और उसे लगा कि शायद वो अकेला कुछ कर सकता है, इसीलिए वो फौरन से उसी वेपन के साथ तेजी से गुस्से में आगे बढ़ते हुए उन शिप्स के सामने जाकर उस वेपन को जैसे ही मूव करता है तो उसके उस वेपन के यूज करते ही एक जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज होता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि वो वहां पे मौजूद जितने भी शिप्स होती हैं उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये देखते ही उन शिप्स के ऊपर मौजूद मास्टर्स फौरन से अपनी जान बचाकर भागते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक इतना ताकतवर था कि शिप्स को बीच में से काटते हुए उनके दो दो टुकड़े करते जा रहा था, जिसके बाद वो मास्टर्स फौरन से हवा में ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन है यहाँ पर जिसने ये अटैक किया है। और सब लोग नीचे मौजूद उस बच्चे की तरफ देख रहे थे कि जैसे ये अटैक उस बच्चे ने किया है। मगर यहाँ पर एंट्री होती है लियो की। वो आते ही कहता है कि वांग क्लान कब से इतना ताकतवर हो गया कि वो अब दूसरे लोगों को तंग करने लगा है। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के क्लान पर अटैक करने की?
ये सुनते ही वहां मौजूद एक मास्टर कहता है, ये है कौन? अभी इसे सबक सिखा कर आता हूँ। ये कहने के साथ जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो लियो सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारता है और थप्पड़ मारते ही उसका जबड़ा हिलाकर रख देता है। मगर इसे लग रहा था कि जैसे उस मास्टर को अब भी इस थप्पड़ का स्वाद सही से नहीं आया है, इसीलिए वो दोबारा से अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि तुम जानते भी हो तुमने किससे पंगा लिया है। वांग क्लान से पंगा लेना यानी मौत को दावत देना है। ये कहते ही वो अपना वांग क्लान का एक सीक्रेट ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि एक बहुत ही बड़ा टावर होता है। मगर उस टावर के सामने लियो जैसे ही अपना पाल्म अटैक करता है तो उसका वो ममुद्रा पाल्म इतना बड़ा होता है कि वो पूरे के पूरे टावर को ही कुचल कर रख देता है। और फिर लियो कहता है, आज तुम सबको मरना होगा। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।